लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो में समूह के निर्माण की या समूह रचना की प्रक्रिया देखी, उसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा यूनिट था वो वहीं पे खत्म हुआ। आज का हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे प्रबंधन प्रक्रिया इस विषय के अंतर्गत अपना तीसरा यूनिट शुरू करें, जिस यूनिट में आपको महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके परीक्षा के हेतु से, आपके ज्ञान वर्धन के हेतु से होगी, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसी का पहला आज का हमारा घटक है प्रबंधकीय शैलियाँ। मतलब यहाँ पे हमें मैनेजरियल स्टाइल्स का अध्ययन करना है, प्रबंधकीय शैलियों का अध्ययन करना है। और इस यूनिट में आपका आधे से ज़्यादा पोर्शन प्रबंधकीय शैलियों के अध्ययन पर ही डिपेंड करता है कि प्रबंधकीय शैलियों का अर्थ क्या होता है, प्रबंधकीय शैलियों के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रबंधकीय शैलियों पे प्रभाव डालने वाले घटक कौन कौन से हैं, आदि बातों का अंतर्भाव इस घटक में, इस यूनिट में दिया हुआ है। तो उसी की शुरुआत के तहत अभी हम देखते हैं कि प्रबंधकीय शैलियों का तात्पर्य क्या होता है। अगर प्रबंधकीय शैलियों की हम बात करें, मैनेजरियल स्टाइल की हम बात करें, तो प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य शैली किस प्रकार से क्रियान्वित की जा रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्य का केंद्रीकरण किया हुआ है। मतलब एक अधिकृत व्यक्ति है, वो ही सब चीज़ें बताएगा, उसके हाथ के नीचे काम चलेगा, इस प्रकार से काम किया जा रहा है। या काम में लोगों को जब काम करने की वहाँ पे छूट दी जा रही है, जो काम करने वाले लोग हैं वे अपने मतानुसार काम कर रहे हैं या उनके काम पे कोई नियंत्रण रख रहा है, इन सभी बातों का अंतर्भाव प्रबंधकीय शैलियों में होता है कि किस प्रकार की प्रबंधकीय शैली वहाँ पे कार्यरत है। तो सबसे पहले अर्थ जानने के बाद अब हम आते हैं प्रबंधकीय शैलियों के विभिन्न प्रकारों पे। पहला प्रकार अगर हम प्रबंधकीय शैली का देखें तो वो है आधिकारिक शैली, जिसको हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी बोल सकते हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब ये जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है ये कैसा होगा, इसमें प्रबंधकीय कार्य कैसे चलेंगे, जो कि वो एक शैली के रूप में यहाँ पे निर्भर हो गई, उद्गमित हो गई या निर्माण हो गई, हम कह रहे हैं, जिसको नाम दे दिया आधिकारिक शैली। तो इस आधिकारिक शैली तथा ऑटोक्रेटिक स्टाइल, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे, इसमें कार्य कैसा होगा, तो इस क्रिया के अंतर्गत या इस कार्य प्रणाली के अंतर्गत जो अलग अलग काम करने वाले लोग हैं या कार्य को जिनमें बांटा गया है, इन सभी लोगों को किसी एक व्यक्ति विशेष को यहाँ पे अपने काम का बखान करना होगा, अपने काम की रिपोर्टिंग करनी होगी, अपने काम की जानकारी देनी होगी। अब ये क्रिया क्या दर्शाती है, अगर आप लोग पूरे वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हो तो आपके ध्यान में आना चाहिए था, इस क्रिया को हम कहते हैं केंद्रीकरण, जिसमें एक व्यक्ति होता है जिसके पास सभी अधिकार एकजुट होते हैं, जिसके हाथ में पूरी सत्ता होती है और उस सत्ता के अनुसार, उन अधिकारों के अनुसार वे जिम्मेदारी तथा कामों का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, विभाजन करता हुआ नजर आता है। तो आधिकारिक प्रणाली में क्या हुआ, अधिकार इस मुख्य व्यक्ति को दिए गए और इन मुख्य व्यक्ति के द्वारा अधिकार और जिम्मेदारियों का यहाँ पे निर्वहन करने की जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है। मतलब क्या हो रहा है कि जो नौसिखिए है, कम कुशल व्यक्ति है, अकुशल व्यक्ति है, नए नए इस फील्ड में आए हैं, ऐसे लोगों को काम की जानकारी होती है क्या? नहीं। फिर उन व्यक्तियों को हमेशा एक दिशा दिखाने वाले पथ प्रदर्शक की जरूरत होती है। तो वैसे जो पथ प्रदर्शक की जरूरत रखने वाले नौसिखिए लोग होते हैं, उनके लिए यह आधिकारिक शैली बहुत जरूरी मानी जाती है, जिसमें वे एक व्यक्ति विशेष के नीचे या व्यक्ति विशेष के आदेशानुसार काम करते रहते हैं। ठीक है, तो यह
के लिए निर्माण किया जाता है और सभी अधिकार इस व्यक्ति के पास होते हैं। इसीलिए केंद्रीकृत की गई भी यह प्रणाली होती है। इसमें बहुत भयानक स्तर पे नियंत्रण रखा जाता है। पूरे अधिकार इस व्यक्ति के पास है, तो ये अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, अपने अधिकारों का निर्वहन करते हुए, अपने कार्य का निर्वहन करते हुए इन सभी व्यक्तियों को अपने नियंत्रण में रखेगा, उन्हें छूट नहीं देगा किसी भी चीज की। ये है सबसे पहली प्रबंधकीय शैली, जिसको हम कहते हैं आधिकारिक शैली या ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसके बाद अगर हम हमारी दूसरी शैली जो है उसका अध्ययन करेंगे, तो हमारी दूसरी शैली कौन सी है? लोकशाही शैली, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे डेमोक्रेटिक स्टाइल। पहली कौन सी थी? ऑटोक्रेटिक, दूसरी कौन सी है? डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होगा ये हमें यहाँ पे समझना है। अब डेमोक्रेटिक स्टाइल की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में ये होगा कि यहाँ पे नाम में ही लोकशाही तत्व का अंतर्भाव किया गया है। अब लोकशाही तत्व का अगर अंतर्भाव है तो वहाँ पे लोगों को अपने मन मुताबिक अपनी इच्छा अनुसार काम करने की छूट भी होगी, है ना। लोकशाही आप जानते हो ना कि क्या होता है कि लोगों ने लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई गई प्रणाली को हम लोकशाही कहते हैं, जहाँ पे पीपल्स, लोग, ये मुख्य केंद्र स्थान पे होते हैं। तो फिर अब यहाँ पे अगर हमने नाम ही शैली को दे दिया लोकशाही शैली, तो लोकशाही शैली में फिर क्या होगा? तो लोगों को काम करने की छूट होगी। मतलब जो हमने अभी यहाँ पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल के लिए एक डायग्राम मैंने बनाया था, एक आकृति बंद बनाया था, वहाँ कैसे था? अधिकार केंद्रीकृत थे, सेंट्रलाइज, वहाँ पे पूरी जो भी मतलब पावर्स थी वो सेंट्रलाइज कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर हमें वो सेंट्रलाइज प्रक्रिया को थोड़े पैमाने पर डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकृत किया हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसका कदापि अर्थ ये नहीं है कि नियंत्रण नहीं होगा, नियंत्रण होगा, लेकिन जितना आधिकारिक शैली में ज्यादा पैमाने पे था उतना न रखते हुए काम मुताबिक। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रबंधन में आने वाले निम्न स्तरीय लोग हैं या मध्यम स्तरीय लोग हैं, इनके पास काम करने की छूट होगी अपने मन के हिसाब से। कोई अगर उन्हें काम करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उस काम की पूर्ति होने के बाद या कोई मेन डिसीजन अगर लेना है, मुख्य निर्णय अगर लेना है, तो अपने वरिष्ठ अधिकारी का यहाँ पे उन्हें निर्णय लेना होता है। मतलब आधिकारिक शैली बहुत ज्यादा नियंत्रण वाली है, लोकशाही शैली में नियंत्रण का जो एक स्वरूप है वो कम पैमाने पर देखा जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि मतलब जो हमारी ये सेकंड है लोकशाही शैली, इसमें अगर कौन कौन सी शैलियाँ और इसमें सब प्रकार कौन कौन से होंगे, तो सलाहकार शैली आएगी, सहभागी शैली आएगी, सहयोगी शैली आएगी। इन सब शैलियों का इसमें अंतर्भाव हो सकता है। आप अपने नोट्स अगर प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वहाँ अगर शॉर्ट नोट इसके आते हैं तो आप इसके भी 3 प्रकार, जैसे मैंने यहाँ पे मुख्य प्रबंधकीय शैलियों के प्रकार दिखाए, आप इसी डायग्राम को और एक्सपेंड कर सकते हो। लोकशाही शैली के और 3 प्रकार भी है। उसी के अलावा अगर हम पहली जो हमारी शैली थी कौन सी, आधिकारिक शैली, इसकी अगर बात करें तो इसमें भी 3 प्रकार आते हैं। पहला अधिकृत शैली, दूसरा प्रेरक शैली और तीसरी पैतृक या शोषणात्मक शैली। शोषणात्मक क्यों आया यहाँ पे शब्द? क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति के हाथ में सत्ता है वो अन्य व्यक्तियों का शोषण करे, उनसे जबरदस्ती काम करवा ले, उन पे अपने नियंत्रण का, अपने अधिकारी का, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ डाल के उनको बोझ तले दबा के भी काम किया जा सकता है। तो इसीलिए इसमें शोषणात्मक भी एक प्रकार दिया हुआ है, प्रेरक भी है। अब प्रेरक कैसे? नौसिखिए लोग हैं, नौसिखिए लोगों को, लेकिन जहाँ तक की बात आधिकारिक शैली की है, यहाँ पे किसी के काम को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रोत्साहन करके आगे जाने की तक छूट नहीं होती है, सभी बंधनात्मक क्रिया यहाँ पे होती है। उसके बाद हमने लोकशाही शैली का भी पूरा अध्ययन कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसका स्वरूप कैसे होगा। उसकी एक छूट भी थी बात अधिकारी की, करके हम फिर से उस पर चले गए। तो अब आधिकारिक शैली और लोकशाही शैली के बाद तीसरी यहाँ पे शैली आपको दिख रही है लाइसेंस फेयर। अब ये जो लाइसेंस फेयर है ये क्या माजरा है, ये हमने सबसे पहले समझना है कि लाइसेंस फेयर शैली क्या होती है। तो
प्रक्रिया सबसे कम मानी जाती है। यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ मध्यम स्तर और यहाँ निम्न स्तर या है ही नहीं है ऐसा हम बोल सकते हैं। लोग स्वच्छंदता से अपना काम कर सकते हैं और अपने काम को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और इसमें जो प्रबंधन होता है वो पूर्ण रूप से कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। किंतु एक बात भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो कार्य करने वाले कर्मचारी होंगे वो पूर्ण रूप से कुशल होंगे, पूर्ण रूप से कार्य करने की उन्हें जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो पता होगी। और इसमें कर्मचारियों के योग्य जो कार्य है वो कार्य उन्हें दिया, मतलब वो खुद लेंगे, उसका प्रबंधन खुद करेंगे, वो कार्य पूर्ण रूप से करेंगे और उस कार्य का लेखा जोखा उन्हें किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को देने की जरूरत नहीं है। मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता यहाँ पे इन्हें दी गई है। और ये प्रणाली हमारी है लाइसेंस फेयर शैली या लाइसेंस फेयर स्टाइल। इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों नाम बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अध्ययन किया प्रबंधकीय शैली। हमारे तीसरे यूनिट के अंतर्गत पहला जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें प्रबंधकीय शैलियों का अर्थ तथा प्रबंधकीय शैलियों के प्रकार। अब हम बात करते हैं कि प्रबंधकीय शैलियों के अर्थ और प्रकार के बाद इन प्रबंधकीय शैलियों पे प्रभाव डालने वाले भी कोई घटक होंगे कि कौन कौन से घटक है जो प्रबंधकीय शैलियों पे प्रभाव डालते हैं। तो प्रभाव डालने वाले अगर घटक हम देखें तो प्रभाव डालने वाले घटकों में मुख्य रूप से दो घटक यहाँ पे देखे जाते हैं। वो दो घटक कौन से हैं? तो एक है आंतरिक घटक और दूसरा है बाह्य घटक। अब ये आंतरिक घटक तथा बाह्य घटक कौन कौन से हैं ये भी हमें जानना होगा तथा आंतरिक घटक और बाह्य घटकों के पहले प्रभाव डालने की क्या प्रक्रिया है ये मालूम करना होगा। तो प्रभाव डालने की प्रक्रिया ये है कि जो हमने अभी प्रबंधकीय शैलियाँ देखी, इन प्रबंधकीय शैलियों में जो काम करने की छूट है नहीं है ये जो भी बात है, लेकिन छूट रहने के बावजूद भी अगर काम सही रूप से नहीं हो रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई घटक जिम्मेदार होगा। तो उन जिम्मेदार घटकों का अध्ययन अब हमें प्रभाव डालने वाले घटकों में करना है, जिसको मैंने दो रूप में यहाँ पे बांट दिया है। पहला है आंतरिक घटक और दूसरा है बाह्य घटक। तो आंतरिक घटकों में जिन घटकों का अंतर्भाव होता है वो है संगठन की नीतियाँ, मतलब जो हमारी काम करने की तत्व है, प्रणाली है, काम करने का ढंग है, तरीका है, वो भी कभी कभी गलत हो सकता है। नीतियाँ भी गलत हो सकती है जिससे हमारे काम पर अच्छा या बुरा प्रभाव हो सकता है। इसीलिए संगठन की नीति अंतर्गत या आंतरिक कार्यों में या आंतरिक प्रभाव डालने वाले घटकों में प्रथम स्थान पे या आद्य स्थान पे आते हुए हमें दिखाई पड़ती है। दूसरा है कार्य की प्राथमिकता। जो कार्य प्राथमिकता से करना चाहिए था उसको कतई हम प्राथमिकता नहीं देते, ऐसे परिस्थिति में भी प्रभाव उल्टा गिर सकता है यहाँ पे। या जिस काम को करना चाहिए अगर सही कार्य का चयन कर रहे तो सही प्रभाव भी हो सकता है। इसीलिए प्रभाव डालने वाले और हम यहाँ पे मुख्यतः विपरीत प्रभाव भी देखने वाले, इसीलिए ये सब घटक आप विपरीत रूप से उल्टे दिमाग से सोचिए, मतलब उल्टा दिमाग से सर उल्टा नहीं करना। कैसे कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत परिणाम हो रहा होगा। तीसरी बात है कर्मचारियों का कौशल। अब कौशल कम है, वे काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। आगे आपको जो हम यहाँ पे एक प्रणालियों का अध्ययन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि लोगों का मतलब काम करने का जो तरीका होता है या काम करने की जो इच्छा शक्ति होती है उस पे से भी कर्मचारियों के प्रकार बनते हैं। वो भी आपको बहुत जल्द मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले फिर अब हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं कि कर्मचारियों का कौशल स्तर भी विपरीत परिणाम करता है। और कर्मचारी क्या आएंगे? हमारे संगठन के भीतर आएंगे, हमारे कार्यस्थली के भीतर आएंगे, इसीलिए भीतर आएंगे मतलब अंतर्गत घटक है या आंतरिक घटक माने जाते हैं। उसके अलावा है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। उसकी अगर कमी है, अभिप्रेरण सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है तो व्यक्ति या कर्मचारी सही रूप से काम नहीं कर सकते। उसके बाद है निगम संस्कृति तथा प्रबंधन संरचना या प्रबंधन की संरचना के अंतर्गत आने वाले घटक जिनके द्वारा कुछ प्रमाण में या कुछ स्तर पे काम करने में अगर आलस किया गया या काम करने को जो प्राथमिकता देने वाले कार्य थे उनका चयन सही नहीं किया गया तो विपरीत परिणाम हो सकता है। प्रबंधकीय शैलियाँ पूर्ण रूप से यहाँ पे हमें निस्तेज होती हुई भी दिखाई पड़
बढ़ सकती है। और इसके अलावा अगर हम सबसे ज्यादा मेन चीज आंतरिक स्तर पे कौन सी होगी, वो है कर्मचारी। अगर कर्मचारी के मन में आलस है, काम करने की इच्छा नहीं है, उसका आत्मविश्वास पूर्ण रूप से डगमगाया हुआ है, वो खुद ही कार्य के प्रति डरा हुआ है, वो खुद ही किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में भी प्रबंधकीय शैलियों का हमने यहाँ पे पूरा जो एक ढांचा बनते देखा था वो बिगड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाह्य, लेकिन बाह्य की बात करने से पहले हम ये सोचते हैं कि जो कर्मचारी निस्तेज हो चुके हैं, काम करने का जिन्हें सही सलीका नहीं है या जो करना नहीं चाहते, क्या ऐसे लोगों को हम सही कर सकते हैं? तो हाँ, उनको हम किसी चीज का लालच जैसे कि बेनिफिट्स जो होते हैं वो देके सही कर सकते हैं। या कुछ लोग अकुशलता के कारण अगर काम नहीं कर पा रहे होंगे तो ऐसे लोगों को हम प्रशिक्षण देकर भी कार्य के प्रवाह में ला सकते हैं। तो अब आंतरिक घटकों के बाद हम बढ़ते हैं बाह्य घटकों की। अब बाह्य घटकों में किन बातों का अंतर्भाव होगा, तो इसमें आएंगे सबसे पहले ग्राहक या उपभोक्ता, उसके बाद सप्लायर्स मतलब पूर्तिकर्ता, जिसको हम सप्लायर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, पूर्तिकर्ता, स्पर्धक जो हमारे कंपटीटर्स है, इन सभी लोगों का अंतर्भाव बाहरी घटकों में या बाह्य घटकों में होगा। देखिए आंतरिक घटकों में जो हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत थे, जिन पर हम कुछ हद तक जिनका नियंत्रण हम कर सकते हैं, ऐसे घटक थे। लेकिन बाहरी या बाह्य जो घटक होते हैं ये हमारी कार्यसीमा के बाहर होते हैं, हमारे नियंत्रण की कक्षाओं के बाहर होते हैं, हमारे अधिकार तथा जिम्मेदारी की कक्षाओं के बाहर होते हैं। इन पर हमारा जोर नहीं चलता और इन पर भी हम पूरी तरीके से हमारी प्रबंधकीय प्रणाली या शैली निर्भर करती है। सबसे पहला ग्राहक। अगर ग्राहक ये सोच ले वो पूरे बाजार का राजा होता है और अगर वो सोच ले कि मुझे किससे वस्तु खरीदनी है, किससे चीजें खरीदनी है, किससे ना खरीदनी है, ये पूरा उस पर डिपेंड करता है। आपूर्तिकर्ता, पूर्तिकर्ता कौन होते हैं, तो पूर्तिकर्ता ये सोचेगा मुझे अगर किसी इस व्यक्ति को माल का सप्लाई सही समय में नहीं करना है, उसने अपने लिए खुन्नस पकड़ ली, हो गया अपने काम में उसका परिणाम गलत। ऐसे तरीके से या स्पर्धक जो हमारे इस पे बिल्कुल बाज की तरह नजर लगाए बैठे हुए हैं कि कब ये लोग गलती करें और हम इनके गलती पे अपना कार्य अच्छे रूप से सही करके आगे बढ़ जाए। तो ऐसी सब जो चीजें होती है ये प्रबंधकीय शैली पे गलत परिणाम डालती है, व्यवसाय के नियंत्रण के कक्षा के बाहर होती है, जिन पे हमारा प्रभाव नहीं चलता। इसीलिए जैसा स्पर्धक हमारे कार्य का अनुसंधान निरंतर कर रहा है, हमें भी इन बातों के लिए, इन लोगों के लिए निरंतर अनुसंधान करते रहना पड़ता है, निरंतर कोशिश करते रहना पड़ता है कि ये लोग हमारे विपरीत न जाए, हमारे कार्य के खिलाफ न जाए। और जब ऐसे घटकों को हम सही कर लेते हैं तो हमारी प्रबंधकीय शैली अब बचती है। लेकिन अगर ये सही नहीं कर पाए या इनका कार्य हमारे कार्य से मतलब बिल्कुल विपरीत जा रहा है तो ये प्रबंधकीय शैलियों पे मुख्य रूप से प्रभाव डालते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। तो प्रिय छात्रगणों, यहाँ पर हमने हमारे तीसरे यूनिट का पहला घटक जो था उसका यहाँ हमने पहला चैप्टर जो है उसके पहले चैप्टर का जो पहला एक प्रबंधकीय शैलियाँ, उसका अर्थ, विभिन्न प्रकार तथा उन प्रबंधकीय शैलियों के प्रकारों पे प्रभाव डालने वाले विभिन्न घटक, जिसको हमने आंतरिक तथा बाह्य घटकों में विभाजित करके समझने की कोशिश की। आशा है आपको ये समझ आएगा। धन्यवाद।